चलो, तो घर में बिल्कुल खुशहाली छा गई थी, प्रॉपर तरीके से, मतलब घर में क्या हुआ है भाई, बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है ना, बेबी बॉर्न, ऐसा मतलब होने लगा भैया। तो इनके पिताजी ने बोला कि यार किसी पंडित जी को बुला लो नामकरण के लिए, आपने जनरली ये प्रथा देखी होंगी। तो फिर कोई एक पंडित जी आए, उन्होंने बोला कि भाई इस बच्चे का जो नाम होगा वो मैं से निकला है। तो घर वालों ने बोला आप ही एक नाम सजेस्ट कर दो। तो वो नाम बता गए इसका, मयंक। क्या नाम बता गए? मयंक। लेकिन घर वाले इसको किसी और नाम से जानते थे। किस नाम से जानते बेटा घर पे? चिंटू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चिंटू। चेतन, चिराग, बता नहीं सकता, ऐसे ही नाम है ना। हाँ मैं समझ गया। तो कुल मिला के बात ये है कि ऐसे कोई छोटू मोटू को टाइप से कुछ नाम होगा, ठीक है ना, वो घर वाले प्यार का नाम ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक घर वाला नाम है। जो घर वाला नाम है ना बेटा, लाड़ का जो नाम है उसको बोलते हैं कॉमन नेम। क्या नाम बोलते हैं इसको? कॉमन नेम। और जबकि दूसरी तरफ जो पंडित जी रख के गए थे उस नाम का, उसको हम लोग बोलते हैं आईयूपीएसी नेम। क्या नाम होता है इसका? आईयूपीएसी नेम। नॉमेनक्लेचर का ही ये पार्ट है, आईयूपीएसी और कॉमन नेम। कृपया करके बोर्ड की तरफ बहुत ध्यान से, बहुत सतर्क होकर देखने की जरूरत है आप लोगों को। ध्यानपूर्वक देखेंगे क्लास के सभी बच्चे। सी, तो ये टर्म जिसका नाम है मयंक, ये दिया आईयूपीएसी ने, बाकी घर पे इसको किसी और नाम से जानते हैं, राइट। नॉमेनक्लेचर का मतलब है एक आइडेंटिफिकेशन देना है एक मॉलिक्यूल को। सी, इधर देखेंगे सभी सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। दक्ष ध्यानपूर्वक देख बेटा। अब मैंने कहा आप लोगों से नामकरण तो दे दिया, ठीक है ना, लेकिन पता दुविधा क्या हो रही थी? आईयूपीएसी का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बेसिकली इसका जो काम था ना, वो जैसे निजी जीवन में पंडित जी का काम होता नामकरण करना, ऐसे ही आईयूपीएसी का नाम हो गया कि रिसर्च तुम्हारी होगी, नामकरण हम करेंगे। सर इसकी क्या जरूरत पड़ी? मैं बताता हूँ क्या जरूरत पड़ी। मान लीजिए मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया, मान लेते हैं कि ये एक सेल बनाया मैंने यहाँ पर, है ना, या ऐसा कुछ बना दिया। बात को समझना भाई सभी, है ना। ये बना दिया, मैंने बोला भाई इसका नाम रख दो अरुण। एक बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, इससे क्या होगा? मैं जीऊं ना जीऊं, लेकिन ये नाम अमर हो जाएगा उसके बाद। सही बात है गलत बात है? जैसे ही पेटेंट मिला, आप अधिकतर केमिकल रिएक्शंस में क्या देखते हो? उनके नाम के आधार पर ही तो रिएक्शंस हैं। अब एक बात बताओ, आप लोग यहाँ पर जो ये एक्टिनॉइड सीरीज है, इसमें ईएस आइंस्टीन को बता रहा है, एमडी मेंडलीव्स को बता रहा है, तो ये अमर हो गए ना। आज भी हम लोग बता रहे हैं ना कि भैया एमडी का मतलब मेंडलीव नियम, मतलब वहां से उठाई गई चीजें हैं। इसी टाइप से जैसे आगे 12th में ना बहुत सारी केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन रिएक्शन, तो ये बेसिकली क्या है? ये साइंटिस्ट के नाम पर ही दे दी गई रिएक्शन है। वुर्च रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुर्च फिटिक रिएक्शन, जबरदस्ती पढ़ रहे हैं उनका नाम। आई बात समझ में? तो आईपीएससी ने बोला कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इंडिया में मैंने एक कोई चीज इनोवेट की, रिसर्च की। बेसिकली देखो इनोवेट, चलो ये तो बेकार की बातें हो जाती हैं, अब काम की बात करते हैं। आईपीएससी का समय कम है। सी, मैंने बोला मैंने इंडिया में इसकी रिसर्च की और मैंने इसका नाम रख दिया भाई अरुण, पेटेंट मिल गया मुझे। सेम चीज अमेरिका में किसी जॉन जॉन नाम के या कोई किसी और अंग्रेजी नाम के एक लड़के ने और कर दी, तो उसने बोला जी इसका नाम जॉन रख दो। और पाकिस्तान, चलो वो तो कर ही नहीं पाएंगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कहीं और ले लेते हैं। कोई किसी और देश में किसी अब्दुल ने जो है इसको रिसर्च कर लिया, ठीक है, किसी अब्दुल ने, या उसको ले लेते हैं कोई यूएससी का कोई एलिमेंट, वो ले लेते हैं आदमी, उसने, इसका अब्दुल था उसका नाम, उसने इसको इनोवेट कर लिया। अब हम तीनों में आपस में लड़ाई होगी। अब सोचो, इंडिया, अमेरिका और जो आपका यूएई, तीन देशों में से ये बातें, कोई वो बोल रहा है जॉन, वो बोल रहा है अब्दुल, हम बोल रहे हैं अरुण। अब कितना बड़ा मतलब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा कि रिसर्च के अंदर मैं अपने रिसर्च पेपर में लिखूंगा अरुण, वो अपने पेपर में लिखेगा जॉन, वो अपने पेपर में लिखेगा कुछ, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना। तो उस कंफ्यूजन को रोकने के लिए एक संस्था डिजाइन की गई जिसका नाम था यूपीएससी। वो कहती है हम प्योरिटी के साथ आप जो भी रिसर्च करोगे उसका अपने अकॉर्डिंगली नाम रख देंगे और उसी पर पेटेंट देंगे। अब जो जनरली रिसर्च हो रही है उनमें जो रिसर्च कर रहा है उसका नाम नहीं आता कहीं भी,
उसमें IUPAC जो संस्था है वो अपने अकॉर्डिंगली उसको टारगेट करके नाम दे देती उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के आधार पर। जबकि एक समय, एक दौर ऐसा था जब साइंटिस्ट के नाम पर ही नेमिंग जो है कर दी जाती थी, राइट। अब पूरी ईमानदारी से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, सीखेंगे। सी, मुद्दा कुछ इस प्रकार का है प्यारे बच्चों। तो IUPAC की शुरुआत हो रही है, जनरेशन हो रही है, तो अब मैं इसके बारे में बात करता हूं। आप लोगों को थोड़ा सा ना बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी बच्चे, काफी सारा टास्क इसके अंदर है हमें, तो बहुत जल्दी 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 चीजों को हम लोगों को सीखना होगा। सी, सबसे पहली बात, IUPAC के अंदर दो बातें होती हैं, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। ओपन के दो पैरामीटर होते हैं, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। पहले यही निपटा लेते हैं। सर सैचुरेटेड का मतलब होता है जहां कार्बन और कार्बन में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड हो, देयर इज नन प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। और यहां पर एक कंडीशन लगा दो आपके भैया, यहां तो पाई बॉन्ड होगा ही होगा, चाहे इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड और इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आप लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के गेम को समझ पाए। सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जहां कार्बन एंड कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही हो। सर क्या ये फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान लो CH3 लगा दिया और मैंने C ट्रिपल बॉन्ड N लगा दिया, क्या ये अनसैचुरेटेड हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N? आंसर नहीं। जो मैंने डेफिनेशन दी है ये कार्बन बॉन्ड कार्बन के लिए दी है सिद्धि। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया सर आपने लिखा है यहां CH3, आपने लिखा है यहां CH2, आपने लिखा है यहां CH2, आपने लिखा है यहां CH3, आपने लिखा है यहां CH2। यहां कार्बन कार्बन में सभी में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, यही रीजन है कि आप इसको सैचुरेटेड बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग दूसरा केमिकल देखें जो कि यहां लिखा हुआ, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, ये CH3 है बेटा, ये CH2 है और ये C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो सर यहां तो पाई बॉन्ड आ गया। यार पाई बॉन्ड भले ही आ गया, लेकिन क्या वो पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन का है क्या? आंसर है नहीं। तो सर क्या कार्बन कार्बन में अब भी सिंगल बॉन्ड ही है? आंसर है सही। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर ये कंपाउंड अब भी सैचुरेटेड ही काउंट होगा, ना कि अनसैचुरेटेड। क्या शब्द समझ में आ गए? यानी कि फंक्शनल ग्रुप के डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मैं सैचुरेशन अनसैचुरेशन से अलग रखता हूं। जब भी मैं सैचुरेटेड बोलता हूं तो मेरे दिमाग में सीधा सा डेटा है, सैचुरेटेड बोले तो कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड बोले तो कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब जैसे मैंने बोला कि सर ये एल्केन के केस होंगे जनरली, अनसैचुरेटेड के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जिसको एल्कीन बोलते हैं, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन भी देखी जा सकती है। इसका नाम होता है एसिटाइलिनिक और इसका नाम होता है ऑलिफिनिलिक। क्या होता है? ऑलिफिनिलिक, राइट। जैसे डबल बॉन्ड को ऑलिफिन बोलते हैं बेसिकली, ट्रिपल बॉन्ड को एसिटिलिनिक बोलते हैं अगर दो ही कार्बन अंदर एटम है तो, राइट। तो बेसिकली यहां पर ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों पैरामीटर 110% मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। सर सबसे पहले आए IUPAC की थोड़ी थोड़ी बातें बताई, और IUPAC की बात बताने के बाद बोला कि ओपन चेन के दो पैरामीटर हैं, एक का नाम सैचुरेटेड और एक का नाम अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगली बॉन्ड है, जबकि अनसैचुरेटेड के अंदर कार्बन कार्बन के अंदर पाई बॉन्ड, दैट मे बी डबल बॉन्ड और दैट मे बी ट्रिपल बॉन्ड, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास जो केस आता है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज चेन। क्लोज चेन बोले तो मतलब रिंग बेसिकली, राइट। तो यहां दो प्रकार की रिंग होती है, एक का नाम है होमोसाइक्लिक और दूसरे का नाम है हेट्रोसाइक्लिक। देखिए आपने बेंजीन देखी होगी, जब बेंजीन को देखते हैं तो उसके हर कॉर्नर पर कार्बन 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 नजर आता है। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि कहीं ना कहीं इस रिंग को होमोसाइक्लिक रिंग का नाम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर इसमें सभी एटम कार्बन ही हैं या कार्बन हाइड्रोजन के ही एटम हैं, लेकिन एक रिंग बनाई और उस रिंग में एक मैंने हेट्रो एटम डाल दिया, जैसे फ्यूरान रिंग हो गई या पायरोन रिंग हो गई, पायरन रिंग हो गई, इस टाइप से रिंग होती है। बेसिकली आपको 5 कार्बन नजर आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन लगा दिया नीचे, तो उसका नाम हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक रिंग। कोई बात समझ में आ रही है आपको? जैसे मैंने बोला भैया ये 4 कार्बन की एक रिंग है और यहां मैंने 4 एटम तो जरूर लगाए लेकिन 3 कार्बन एक ऑक्सीजन लगा दिया, तो बोला गया जी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। कोई शब्दों में कोई दिक्कत है भाई किसी बच्चे को? नहीं होनी चाहिए, फंडामेंटल बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद ना आप याद करिए, आपके टीचर ने किसी जमाने में आपको एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पढ़ाया हुआ है। सर क्या होता है एरोमेटिक, क्या होता है नॉन एरोमेटिक? सर ऐसा आपने पढ़ाया था, एरोमेटिक वो होते हैं जो क्रॉप को फॉलो करें,
क्रॉप बोले तो साइक्लिक रेजोनेटिंग ऑड पेयर, कुछ याद आ रहा है। और एंटी एरोमेटिक वो होते हैं जो क्रीप को फॉलो करें, साइक्लिक रेजोनेंस इवन पेयर, यानी कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे तो यहां आ जाएगा। और एक बताया था आपको नॉन एरोमेटिक, भैया नॉन एरोमेटिक बोला था कि आप अगर किसी भी तरीके से sp3 कार्बन सेंटर देख पाते हो रिंग के अंदर तो आप बोल देना सर इट इज नॉन एरोमेटिक। बहुत ही बेसिक सी कहानी पढ़ाई थी आप लोगों को। तो आपको मैंने बोला होमोसाइक्लिक के दो पैरामीटर, सबसे पहला बेंजिनॉइड और दूसरा नॉन बेंजिनॉइड। सर क्या अंतर है इनमें, बेंजिनॉइड और नॉन बेंजिनॉइड में? बेटा जो बेंजिनॉइड होता है ना उसके अंदर बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, क्या समझने की कोशिश करो, जैसे मैंने बेंजीन बना दिया, यस इट इज ए बेंजिनॉइड। और एरोमेटिक ऑल्सो, बिकॉज एरोमेटिक क्यों है सर, क्योंकि हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, क्रॉप को फॉलो कर रहा है। 3 ऑड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे होंगे इसके अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 3। सर बेंजीन कैसे बनता है? ऐसे बनता है भाई बेंजीन, और यहाँ 3 बॉन्ड बना दो, तो सर ऑब्वियस इट इज नथिंग बट द एरोमेटिक कंपाउंड। और सर क्योंकि इसमें सारी जगह कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर इन द होमोसाइक्लिक ऑल्सो। और एरोमेटिक दूसरा जो केस बनता, इसको तो बेंजिनॉइड बोलते हैं। बेंजीन, एक बेंजीन, दो बेंजीन, 3 बेंजीन, 4 बेंजीन, आपस में अगर ये बेंजीन फ्यूज होंगी तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजिनॉइड। लेकिन एक बेंजीन है 6 मेंबर की और उसके बगल में जुड़ा हुआ 4 मेंबर, 5 मेंबर, 7 मेंबर, तो उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं नॉन बेंजिनॉइड। क्या बोलते हैं उसको? नॉन बेंजिनॉइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस केस के अंदर भले ही एरोमेटिक हो जाए लेकिन फिर भी इसको मैं क्या बोलूंगा? नॉन बेंजिनॉइड। क्या नाम दे दूंगा इसको? नॉन बेंजिनॉइड का नाम दे दूंगा। बोलो गेम समझ में आता है क्या? आलिया, आरव, आरव एंड आलिया जल्दी से मुझे बता दो, क्या ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर है बेटा जी? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मेरे पास डेटा क्लियर है कि सर एक बेंजिनॉइड है, मतलब बेंजीन और बेंजीन जैसे और भी, जैसे इसका नाम होता है बेटा नेफ्थलीन। सुना है आपने? नेफ्थलीन बॉल सुना होगा पक्का। एक और आ जाती रिंग तो एंथ्रासीन, और इस रिंग के ऊपर एक और रिंग आ जाती फिनेंथ्रीन। ठीक है, बहुत सारी चीजें बेटा। नॉन बेंजिनॉइड का मतलब है भले ही, मतलब नॉन बेंजिनॉइड तो नॉन बेंजिनॉइड है, भले ही एरोमेटिक है लेकिन एक तो बेंजीन दिखाई दे रहा है लेकिन दूसरा वाला 5 मेंबर की रिंग है, तो इट इज नॉट ए बेंजिनॉइड कंपाउंड। नेक्स्ट सर हेट्रोसाइक्लिक में, सर हेट्रोसाइक्लिक भी बिल्कुल सेम ही बिहेव करेगा जैसे यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है एक एरोमेटिक कंपाउंड। सर एरोमेटिक कंपाउंड बोले तो यार देखो एक बात समझो ना, ये मैंने यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया और यहाँ एक एटम लगा दिया, ऐसे आप याद करो, भूले तो नहीं हो आप लोग? सर आप बोले तो नहीं हो? सर देखो एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, और ये काउंट करूंगा क्योंकि इसके अगल बगल सिंगल बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा रुकन? एरोमेटिक हो जाएगा। और एरोमेटिक भले है लेकिन ना तो ये बेंजीन है, इसका मतलब इट इज ए नॉन बेंजिनॉइड। दूसरी बात, बेंजीन भी नहीं है और हेट्रोसाइक्लिक भी है। ये बेंजीन भी नहीं है और क्या है बेटा जी? हेट्रोसाइक्लिक भी है। तो ये लॉजिकल बातें क्लियर होनी चाहिए कि सर हेट्रोसाइक्लिक के अंदर पहला कंपाउंड एरोमेटिक और दूसरा एंटी एलिफेटिक वर्ड लिखा हुआ बेटा, है ना? किसी को ऑनलाइन अगर नहीं दिख रहा, इट इज एलिफेटिक, है ना? एलिफेटिक। तो यहाँ क्या काम कर रखा? अच्छा इसमें एलिफेटिक का मतलब क्या है? इसमें एलिफेटिक का मतलब क्या है? सर एक एरोमेटिक मतलब जो हक्कल रूल को फॉलो करे, एलिफेटिक मतलब जो भले ही साइक्लिक हो लेकिन हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ जाओ एरोमेटिक के अंदर, सर यहाँ ना लॉन पेयर की प्रेजेंस की वजह से हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। सर यहाँ लॉन पेयर की प्रेजेंस की वजह से हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, तो माना ये एरोमेटिक है लेकिन इट इज नॉट ए बेंजिनॉइड कंपाउंड, राइट? दूसरे केस में एलिफेटिक है, बस एक हेट्रो एटम जनरेट हो जाएगा और नॉन एरोमेटिक होगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या इतनी बातें क्लियर है? अच्छा मेरे साथ बैठकर अपने दिमाग में एक हायरार्की सेट करो। सुनो, ऑर्गेनिक कंपाउंड काइंड ऑफ 2 टाइप। सबसे पहला जो टाइप है वो ओपन और दूसरा क्लोज। क्लोज को रिंग बोलते हैं। ओपन पे आ जाओ। ओपन पे आते हैं तो यहाँ पर 2 कैटेगरी जनरेट होती है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है? दोनों ही डन है, हटा दो इस कैटेगरी को सीधा। फिर आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर? यहाँ आ जाते हैं हम लोग क्लोज पर। क्लोज के अंदर 2 कैटेगरी जनरेट होती है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब है सारे एटम बिल्कुल एक, जैसे कार्बन है तो सारे कार्बन होने चाहिए उसके अंदर, हाइड्रोजन भी होंगे लेकिन उनका जो डायरेक्ट बॉन्ड होगा वो किसके साथ होगा बेटा जी? कार्बन के साथ ही होगा, राइट? और दूसरी तरफ हेट्रो के अंदर क्या होगा? 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन डाल दिया आपने,
4 कार्बन है, आपने एक नाइट्रोजन डाल दिया, इस टाइप से एक हेट्रो एटम की जनरेशन उसके अंदर कर दी, फ्यूज कर दिया उसको, राइट। तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। अब इसके अंदर 2 कैटेगरी है, एरोमेटिक और एलिफेटिक। एलिफेटिक बोले तो सारे कार्बन है, लेकिन हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहे उसमें। एलिफेटिक बोले तो सारे कार्बन है एक्सेप्ट 1 एटम, तो उसमें हेट्रो एटम है, राइट। यहां आ जाओ एरोमेटिक के अंदर, यहां तो डायरेक्ट एरोमेटिक देख लेते हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करे, ठीक है ना। अब यहां पर ये आप देख रहे हो, ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, दे आर नॉन बेंजीनॉइड। इनके अंदर बेंजीन नहीं होगा, ऑब्वियस है ना कि बेंजीन तो भैया 6 कार्बन होते हैं, यहाँ कहां से लाओगे 6 कार्बन? अगर हेट्रो एटम है तो 6 कार्बन कैसे लाओगे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जबकि यहाँ इस केस के अंदर 2 कैटेगरी और जनरेट होती है, पहले का नाम बेंजीनॉइड है और दूसरे का नाम नॉन बेंजीनॉइड है। बेंजीनॉइड का मतलब है आपके कंपाउंड के अंदर बेंजीन की प्रेजेंस होनी चाहिए और बेंजीन के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। यहाँ इस केस में बेंजीन के अलावा अगर कुछ भी मिल जाता है उसको नॉन बेंजीनॉइड का नाम देंगे, भले ही वो एरोमेटिक हो। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? अब इस केस के अंदर जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, इस टाइप से चीजें पूछी जाती। पूछो पूछो। कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है तो तभी तो नॉन बेंजोनॉइड है। अच्छा, ये ऐसे बना दिया होगा, ये ऐसे बेटा, एक ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसा कहना चाह रहा है ना? हाँ, कंप्लीट तो नहीं आना चाहिए, सही बात है। तो एक काम कर ले, इसको एक काम करो, इसको 5 मेंबर की बना रखा है मैंने, है ना। तो नॉन बेंजोनॉइड बनाना है तुम्हें, 4 की बना के इसको, पर एरोमेटिक कैसे होगी फिर ये? हाँ ठीक तो है यार, गलत थोड़ी बना हुआ है, सही बनाया हुआ। देख ऐसे है ना, आपने ऐसे लगा दिया और ये वाले कार्बन से इसको तू नॉन एरोमेटिक कह रहा है, और एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या हो जाती हैं? याद आ गया? पुराना डेटा याद आ गया? एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक अगर एक साथ लगी हो तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? एरोमेटिक। कृपया करके इसको स्पीडली नोट करेंगे सभी, तसल्ली पूर्वक नोट कर ले, घबराए ना बिल्कुल भी। आ जाइए भाई सभी। एलिफेटिक का मतलब है जहां पर पाई बॉन्ड ना हो, जो हक्कल रूल को फॉलो ना करें, सिंपल। पाई बॉन्ड ही ना हो जिसमें, ठीक है। नॉन एरोमेटिक। आगे बढ़े बेटा जी, क्या आगे बढ़ा जाए? साक्षी, श्लोक, स्नेहाशीष, टिशा, विशाल, कुणाल, कृतिका, बताइए भाई। बस बस, चलिए अब अभी सवाल कराऊंगा आप लोगों से। देवित, आगे बढ़े बेटा, आ जाओ जी, इधर आ जाओ। बस बस बेटा जी, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। बेटा जी आप बातें कर रहे हो यार, ये ठीक बात नहीं है यार, बातें बातें मत करो भाई। चलो भाई, अब बहुत ध्यान से देखो भाई सभी, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनो भाई, अब इसके कुछ रूल हैं, आईयूपीएससी को लिखने के ना कुछ रूल हैं, वो रूल को बहुत ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, उसी में मिस्टेक होती है। और लास्ट में, क्लास के लास्ट में मैं आपको एक शीट दे दूंगा आईयूपीएससी की, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको इनको ना लर्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 4 ऑप्शंस अगर आ गए ना, आईयूपीएससी चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि इसका सही आंसर मैं हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन कोई सुनने वाला होना चाहिए। आपको बता दूंगा अभी कि हाँ सर सही कह रहे हैं, लेकिन देखो एडवांस के अंदर थोड़ी चीज़ों को घुमा भी देते हैं, ऐसी बात नहीं। सी, सबसे पहले आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए प्रीफिक्स की। इसकी बेटा, प्रीफिक्स की, सुन ले। इसके बाद नॉलेज होनी चाहिए वर्ड रूट की या रूट वर्ड की। रूट वर्ड या वर्ड रूट एक ही बात है। और फाइनली आपको पता होना चाहिए सफिक्स। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। सी बेटा जी, स्कीम के अनुसार पहले प्रीफिक्स लिखेंगे,
फिर रूट वर्ड लिखेंगे, फिर सफिक्स लिखेंगे। अब प्रीफिक्स दो प्रकार के हैं। पहला प्रीफिक्स है 2 डिग्री और दूसरा प्रीफिक्स है आप लोगों का 1 डिग्री। पहले 1 डिग्री समझाते हैं, जिसको प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं। इट मे बी साइक्लो, क्या लगाते हैं हम लोग बेटा जी? साइक्लो। कहते हैं ना साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लो जो वर्ड लगाया दैट इज प्रीफिक्स। इस साइक्लो कब लगाएंगे? जब एक ही साइक्लो लाइक दिस रेस्टेशन नो। एक होता है बाई साइक्लो, सुना है आप लोगों ने? ये लगाएंगे कब? जब आपके पास दो रिंग में दो कार्बन कॉमन हो। एक होता है बेटा जी स्पाइरो, ये बात मैंने पहले पढ़ा दी है शायद कहीं, पढ़ाया है आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म में पता ही नहीं थे किसमें ऑप्टिकल आइसोमर है, किसमें जीआई है। तो स्पाइरो के अंदर कितने कार्बन कॉमन रहते हैं बेटा जी? एक कार्बन कॉमन रहता है। शब्द क्लियर है बेटा जी? ये जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है, सबसे पहले इसी को लिखते हैं। ये होते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट सर कौन से सब्स्टिट्यूएंट? इनको सब्स्टिट्यूएंट काउंट करते हैं बेटा। जैसे कोई आर ग्रुप आ जाए, सर आर ग्रुप बोले तो जैसे मिथाइल, तो CH3 को कैसे लिख देंगे हम लोग बेटा जी? साइड चेन की तरह मिथाइल लिख देंगे। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या लिख देंगे बेटा जी? इसको हम लोग मिथाइल लिख देंगे। इसके अलावा जो NO2 ग्रुप है, इसको भी सब्स्टिट्यूएंट ही काउंट करते हैं, यानी कि 2 डिग्री में ही काउंट करते हैं। इसके अलावा कोई भी हेलोजन, हेलोजन बोले तो वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सबको भी उसी में काउंट करेंगे बेटा जी। इसके अलावा NO ग्रुप को, कौन सा ग्रुप है ये? नाइट्रोसो ग्रुप। इसके अलावा कोई फिनाइल ग्रुप आ जाए, फिनाइल जानते हो आप लोग? C6H5, और इसके बाद कोई मेन चेन हो, तो इसको हम लोग सिंपली फिनाइल ही बोल देते हैं। जब नेमिंग लिखते हैं ना बेटा, तो इसको फिनाइल ही वर्ड यूज कर लेते हैं, फिनाइल। ठीक है ना? ये सभी सब्स्टिट्यूएंट में काउंट होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी के लिए आप लोग इसी बातों को समझेंगे बेटा। ये वर्ड रूट या रूट वर्ड क्या होते हैं? मैंने बोला एक कार्बन है बच्चा, मैंने बोला 2 कार्बन है, मैंने बोला 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, 8 कार्बन है, 9 कार्बन है, 10 कार्बन है। अब होने को तो कितने भी कार्बन हो सकते हैं, सिलेबाई के अंदर तो 10 कार्बन ही है। फिर डोडेक, ट्राइडेक, फिर कॉस आ जाता है, हेनिकोस आ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना? टेट्राकॉस, हेनिकोस, ये सारी टर्म्स आ जाती हैं जो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। एक कार्बन बोले तो क्या बोलेंगे इसको बेटा? मिथ। तो 10th वाली बातें पढ़ा रहे हो, बिल्कुल 10th ही पढ़ा रहा हूं अभी तो। 2 कार्बन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इथ। 3 कार्बन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा जी? प्रोप। 4 कार्बन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? ब्यूट। 5 कार्बन बोलेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट। 6 कार्बन बोलेंगे तो हेक्स। 7 कार्बन बोलेंगे तो हेप्ट। 8 कार्बन होंगे तो ऑक्ट। अरे सबको आता, वाह बेटे शाबाश, पहली बार लगा तुम 9th पढ़ के आए हो। डेक। बोलो भाई, क्या डेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? लग रहा होगा बहुत ही बेसिक है, सर क्या बेसिक पढ़ा रहे हैं आज, पता नहीं। देखो भैया, अब सफिक्स आर ऑफ 2 टाइप। सबसे पहला जो सफिक्स है वो है 1 डिग्री सफिक्स, और दूसरा कितना है बेटा जी? 2 डिग्री। डिग्री बोले तो प्राइमरी, जैसे 1 डिग्री तो प्राइमरी, 2 डिग्री बोले तो सेकेंडरी, 3 डिग्री लिख देता है इसी को मिस्टी तो क्या बोलते हैं? टर्शरी। सी अब कार्बन कॉमन मतलब दो से ज्यादा कार्बन कॉमन हो सकते हैं। सोच, कोई ऐसी रिंग बन जाएगी जो 2 से ज्यादा कार्बन, तो कार्बन की वैलेंसी 5 ना हो जाएगी? फिर समझ में आ गया? कैसे भी बना ले, 2 ही कार्बन कॉमन है उसमें, ऊपर और नीचे वाला ना, वो कॉमन थोड़ी है, वो तो अलग रिंग बन रही है हवा में। कार्बन तो वही दोनों कॉमन है ना, जो उसमें भी काउंट होंगे और उसमें भी। जी सुनो भाई, 1 डिग्री के अंदर क्या होता है? जैसे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग लिखते हैं एन, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो इसको लिखते हैं ईन, और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसी पिक्चर का नाम होता है आइन। ठीक है मेरे भाई? ये बहुत ही बेसिक है, खत्म बातें हैं। ये 2 डिग्री पर आ जाते हैं बेटा, ये मेन चीज़ है। इसको बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या फिर आप बोल दो सिंपली फंक्शनल ग्रुप। सर कौन होता है सर फंक्शनल ग्रुप?
फंक्शनल ग्रुप वो मॉलिक्यूल होता है जो किसी कंपाउंड के साथ जुड़कर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, उसी का नाम फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे इथेन था, इथेन तो गैस है, तुमने उसमें OH डाल दिया, दारू बन गई। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, गैस से लिक्विड हो गया, और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। यही बात समझ में? पीने के बाद असर अलग अलग हो गया। बोलो गेम समझ में आया नहीं यार? तो अलग अलग ये बातें हैं। बोलो गेम समझ में आया? तो इसका मतलब 2 डिग्री के अंदर बेसिकली फंक्शनल ग्रुप को अप्रोच करना होता है। जैसे OH एल्कोहल बोलते हैं, इसको सब जानते हैं, और इसकी नेमिंग में लास्ट में सफिक्स में क्या आ जाता है? OL आ जाता है, ओल। ऐसे ही होता है बेटा एल्डिहाइड, इसके लास्ट में नेमिंग में अल आ जाता है। ऐसे ही यहाँ होता है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, इसमें ओइक एसिड आया था। और ना जाने कितने होते हैं, अभी मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा भाई, ये कितने होते हैं, तमाम होते हैं। हम लोग पढ़ाएंगे करीब 150 फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। एक ही बारे में एक स्लाइड बना के लाऊंगा, सारी बात पढ़ा दूंगा, जिसमें आपको मरकेप्टो, कैप्टो, ठीक है, मरसेटो, इन सारे ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता दूंगा। थोड़ा सा इनकी जरूरत नहीं होती, लेकिन लगता है बच्चे को, अपने अंदर लग रहा है कि हाँ कुछ पढ़ के गया है ना, अदरवाइज उसको लगेगा नहीं, फील ही नहीं होगा। मैं कहता हूँ IUPAC का सवाल एक ठीक ठाक दिमाग से अगर बच्चा बैठा हुआ है, कॉन्शियस माइंड से बैठा हुआ, उससे सही होगा ही होगा। IUPAC का सवाल आ गया मतलब समझ लो फ्री के 4 नंबर मिलेंगे, और हर साल आता है एक IUPAC का सवाल। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सर ये बेसिक बातें क्लियर होगी। सर एक बात और कहनी है सर आपसे, कहो। इसको ना सर बना के बता दो एक सवाल के तौर पर। भैया ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन है, O है, ये H है बच्चा, ठीक है। यहाँ ये मैंने CH3 डाल दिया। अब जहाँ मैंने कार्बन लिया है, अंडरस्टूड बात है ना कि यार ये H भी होंगे इसके साथ में, यस और नो? क्योंकि हम लोग वैलेंसी को थोड़ी ना गलत तरीके से समझ सकते बेटा, वो तो चलेगी साथ में, राइट। अब जरा मुझे बताइए, आप नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं? जनरली नंबरिंग का गेम आगे सिखाऊंगा, अभी के लिए बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। आपने वहां से नंबरिंग शुरू करनी है जहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से 4 कार्बन नजर आ रहे हैं। अब 4 कार्बन के बाद देखो क्या कोई साइड चेन नजर आ रही है? आ रही है सर, उसी का नाम तो सब्स्टिट्यूएंट था। इसका मतलब मिथाइल तो सब्स्टिट्यूएंट में काउंट होता है, तो यहीं चुपचाप से लिख लो पहले मिथाइल। अब रूल के अनुसार, रूल क्या कहता है कि सर सबसे पहले रूट वर्ड लिख दो बीच में। रूट वर्ड जी 4 कार्बन है सर, ब्यूट लिख दिया जी, ब्यूट। अच्छा, ब्यूट के बाद आप प्रीफिक्स पे आ जाओ। पहले प्रीफिक्स में 3rd पर क्या नजर आ रहा है बेटा जी मुझे? मिथाइल। तो 3 पे क्या हो गया मेरे भाई? मिथाइल। अब ये जो प्रीफिक्स है इट इज 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या हमारे पास 1 डिग्री प्रीफिक्स है? क्या साइक्लो बाइसाइक्लो है? आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो सिंपल स्टेट कंपाउंड है, तो देयर इज नो साइक्लिक एंड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। तो आप सिंपली क्या बोलोगे? 3 मिथाइल ब्यूट। अब ब्यूट के बाद देखोगे सर सफिक्स। सफिक्स में सबसे पहले देखो क्या कार्बन कार्बन में सारे में सिंगल बॉन्ड ही है? सर सिंगल बॉन्ड है, तो आप सिंपली इसको क्या लिख दो जी? ब्यूटेन। सर मान लो कहीं डबल बॉन्ड होता तो आप लिखते ब्यूट और फिर लिखते 1 2, जिसपे 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है, जो छोटा वाला नंबर होता है ना वहां लिखते 2 इन। छोटे वाले नंबर पे हमेशा क्या लिखते? 2 इन। ये ब्यूटेन हो गया। और 1 पे क्या है मेरे भाई? 1 पे है ओल। 1 पे क्या है? ओल। अब यहां एक नियम है छोटा सा, वो नियम क्या कहता है? अगर आप AEIOU वॉवल और वाई ये अगर एक दूसरे के सामने रिपीट हो जाए, जैसे मैंने लिखा यहां ब्यूटेन E, और जस्ट उसके बाद क्या नजर आ रहा है मुझे? नंबर छोड़ो, O, तो जो पहले आया है ना उसको काटो। EV नहीं, जो पहले आया है ना उसको काटो। तो जब उसको मैं काट दूंगा तो इसी भाई का नाम हो जाएगा। 3 पे कौन है बेटा जी? मिथाइल। और ब्यूट एन 1 पे ओल, या सिंपली ओल भी लिख सकते थे, 1 को नहीं मेंशन करते ऐसे। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। कुछ किताबों में ना इसको बहुत बारीकी से लिखा हुआ है, कब डैश लगेगा, कब कॉमा लगेगा, कब ब्रैकेट लगेगा, तुम्हें इस पर कोई विचार करना ही नहीं है, ट्रस्ट मी। देखिए, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CBSE, जो पहला स्टेप है। CBSE में अगर ये सवाल आएगा तो 99.99% चांस है MCQ में आएगा, और JEE नीट तो है MCQ। तो आपको इस बात का ना घमंड होना चाहिए, ना ही दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे नहीं आता, कि ब्रैकेट कहाँ लगेगा, कि डैश कहाँ लगेगा, कि कॉमा कहाँ लगेगा। वो सब लगा आएगा, तुझे लॉजिक पता होना चाहिए बस। आई बात समझ में? आई बात। और उसके नुकसान भी है। क्या काम करता है बच्चा? बहुत बेसिक से कॉमा और उनको सीख लेता है, और 4 ऑप्शन में वो होते नहीं है, तो उल्टा सीधा करके गलत कर देता है उल्टा। आप सीधा सीधा बेसिक रूल को फॉलो करेंगे और आंसर करेंगे। नोट करें जल्दी से, नोट इट डाउन। आलिया शर्मा, आरव, अमन, अंशिका, भूवी, दक्ष त्यागी हैं, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप इज मोस्ट प्रायोर। वो भी तो फंक्शनल ग्रुप है।
वो अलग अलग मेथड है ना बेटा, आगे पढ़ाएंगे ना। आज की क्लास का टास्क है एल्केन एंड एल्कीन एंड एल्काइन, 3 बात, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की नेमिंग। कल का टास्क होगा फंक्शनल ग्रुप। जय, अगर तेरा सवाल आज की क्लास के बाद रह जाए ना डाउट, तो भाई मैं क्या बोलूं उसके लिए, तू घबरा क्यों रहा है, मैं बैठा तो हूं। डबल कब ट्रिपल, बहुत एक्सेस पढ़ा दूंगा इसके अंदर, टेंशन ना ले। तो पता है तुमने मुझसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, पता है, और तुम ही मुझसे फिर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी ऑर्गेनिक में। कल की क्लास में तुमने देखा, मैंने बोला केमिकल बॉन्डिंग में मैंने ये पढ़ाया था, बोला था मैंने, डाइपोल मोमेंट का ये कॉन्सेप्ट था। ऐसा भी होता है केमिस्ट्री में, फिजिकल कोई और पढ़ा रहा है, इनऑर्गेनिक कोई और पढ़ा रहा है, ऑर्गेनिक कोई और पढ़ा रहा है। उन बच्चों के साथ क्या सिस्टम रहता होगा सोचो, क्योंकि वो सिक्वेंस ही मेंटेन नहीं कर पाएंगे। नहीं, बहुत दिक्कत होती होगी। नाइट्रो, इसको नाइट्रो बोलते हैं बच्चा, इसको नाइट्रोसो। चले बेटा जी आगे, रेडी। भाई साहब आगे बढ़े, दक्ष त्यागी जी, करण, गुनिका, जय, कार्तिक, कृतिका, माधव गुप्ता जी, मनिका, प्राचिता, नील, मानसी, ऋषभ, श्लोक, सिद्धार्थ, शोभान, ईशा, शोभान एंड अभी क्लास में प्रेजेंट है गुनिका। तुम भाई दोनों जो 8th 9th के बालक हो, तुम लोग बेटा समझ में आ जाता है तुम लोगों को, हैं? ये इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, नहीं? 9th 10th लेवल पे चीज़ें समझ में आ जाएं तो बहुत अच्छा है। इन्हीं में प्रॉब्लम होती है। एक चैप्टर है 10th में, कार्बेंड्स कंपाउंड, सारा इन्हीं पर बेस्ड है। इतना ही है बस उसमें कह सर उसमें बस इतना ही है, इतने से काम चल जाता है। 10th की पढ़ाई 11th की पढ़ाई में अंतर होता है। 10th का मतलब है एक चीज को 10 बार पढ़ो, ठीक है, और 11th का मतलब है एक चीज को एक बार पढ़ो, ठीक है, इतना ही समय मिलेगा। बेटा जी आगे बढ़े क्या? चले भाई सवालों पे, तगड़े तगड़े क्वेश्चंस कराएंगे आज आप लोगों को। अभी पहले दर्शन करा दूं 2-4 सवालों के। चलो आज के कुछ फिर वैसे लेंगे, देखो जरा ध्यान से। पहले आपको इसका टूल्स पढ़ाएंगे, रूल्स पढ़ाएंगे, रूल्स के बाद बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर्स बताएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से फिर क्वेश्चंस शुरू कर देंगे, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक से सवाल हैं, फिर ये थोड़ा ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस हैं इस टाइप के। फिर इसके बाद जो बहुत अच्छे सवाल हैं वो ये हैं, ठीक है, पूरे सातिया वातिया बना दिए मैंने कंप्लीट, फील होगा आप लोगों को बिल्कुल वास्तविक वास्तविक। चलें आगे, चलो भाई नोट हो गया क्या? चलिए तो समय जाया नहीं करते और आगे बढ़ते हैं बेटा। सी आ जाइए। और बाकी मैंने आपको बता दिया है, आप आईयूपीएससी आपको आई है या नहीं आई, इसके लिए आप केवल क्वेश्चंस करें, उसी से पता लगेगा, और ऑप्शंस के साथ करें। अपने माइंडसेट में बिठाओ कि हम जो भी सवाल करेंगे वो ऑप्शन के साथ करेंगे, ठीक है ना। अभी तो हम बिना ऑप्शन के कराएंगे। जी, रूल्स, आईयूपीएससी रूल्स फॉर अनसैचुरेशन कंपाउंड या अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड कंपाउंड्स, बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम होता है, कोई एक कार्बन चेन बनी हुई है ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी, लेफ्ट राइट कैसे भी बनी हुई है, सबसे पहला काम है आपको उसको मेन चेन चुनना है जो लॉन्गेस्ट है, जो लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन है उसको मेन चेन चुन दो। अगर सभी सैचुरेटेड है तो, अनसैचुरेटेड है तो कोशिश करो कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है उसको मेन चेन मानो। 2 बातें बोली। सबसे पहली बात क्या थी, मैंने बोला अगर सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज द मेन चेन, और बाकी सभी सराउंडिंग, बाकी सभी साइड चेन।
फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर नहीं होना चाहिए उस केस में, ठीक है, क्योंकि हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं। इफ देयर इज अनसैचुरेशन, अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एक से ज्यादा पाई बॉन्ड है, तो आप कोशिश करो उसको मेन चेन मानो जहां ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। आई बात समझ में? चले, अगर ये बात समझ में आ गई तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन दैट इज कॉल्ड पेरेंट चेन इज सेलेक्टेड। और कैसे सेलेक्ट करोगे? कार्बन एटम विच आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस चेन आर कंसिडर सब्स्टिट्यूएंट और द साइड चेन। बहुत ही सिंपल है, आपसे बोला ये कार्बन है भाई, ये कार्बन है, 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 अब बता, तो मेन चेन आपने बोला ये हो गई जी मेन चेन। और ये वाली चेन कौन सी हो गई सर? ये साइड चेन हो गई, जो कार्बन दिखाई दे रहा, मिथाइल इथाइल जो भी लिख सकता था मैं यहाँ। अब लेकिन अगर मैंने यहाँ ऐसे जोड़ दिया तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 करोगे, या ऐसे करके इसको 6 7 करोगे, फिर इसको साइड चेन बना दोगे। लॉजिकल है ना बातें बेटा? फिर इसको क्या करोगे? साइड चेन, क्योंकि आपको चाहिए लॉन्गेस्ट, आपको चाहिए क्या बेटा? ये सबसे लंबी चेन। सी थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ टू चेन, दो चेन बन रही है, लेफ्ट से देख रहे हैं तो भी 7 आ रहा है, राइट से देख रहे हैं तब भी 7 कार्बन आ रहा है, तो आप उसको मेन चेन माने जिस चेन के साइड चेन ज्यादा नजर आ रही हो। दोबारा सुनेंगे सभी, सुनो। ऐसे जा रहे थे तब भी 7 कार्बन आ रहे थे, ऐसे जा रहे थे तब भी 7 कार्बन आ रहे थे, लेकिन जो दूसरा वाला केस है उसमें नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा आ रही थी, जबकि पहले वाले में 2 ही साइड चेन, दूसरे वाले में 3 साइड चेन। तो जो दूसरा वाला केस है उसको आप मेन चेन मान ले, ये कहना है इनका। अब पढ़ो अंग्रेजी में। इन केस ऑफ टू चेन हैविंग सेम लेंथ, द वन विच हैज लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन और द एल्काइल ग्रुप इज सेलेक्टेड। बोलो, दो चेन का मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल। मैं बना के बता देता हूं बेटा जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आ रहा है क्यों बेटा जी? इसके अंदर 1 2 3 4 5 है ना, 6, तो सेम सेम सी हो जाएगी, यहां से आ जाते हैं 6 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कितने हो गए? 4 5 6 7 और 1 8, ऐसे बन रहा था बेटा जी, है ना। अब ध्यान से सुनो, सुनो सुनो रे, यहां आ रहा है मेरे पास 1, ठीक है, समझ में आ रहा है, और यहां आ रहा है मेरे पास ऐसे 1, तो 2 कार्बन और बढ़ा दिए मैंने, और यहां मैंने बढ़ा दिया कुछ ऐसा। अब समझ, इसमें अगर मैं देखता हूं तो यहां पर मेन चेन में कितने कार्बन नजर आ रहे थे, चेक करके बता। सर ये ऐसे तो 7 है ही सर, अभी काउंट करें। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सुन ले, अभी मेन चेन में यहाँ 7 आ रहे थे, 8 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, यहाँ देख 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 आ रहे हैं। तो किसको प्रायोरिटी दें, ऊपर वाली को या नीचे वाली को? सुन ले अभी ध्यान से, क्यों? क्योंकि इस वाली के अंदर साइड चेन ज्यादा, ऊपर वाली में देखेगा तो एक साइड चेन, ऊपर वाली को कंसिडर करेगा तो नीचे वाला पार्ट साइड चेन, 2 साइड चेन हुई। लेकिन नीचे वाले को कंसिडर कर देगा 1 साइड चेन, 2 साइड चेन, 3 साइड चेन, 4 साइड चेन। पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ गया, अभी आ जाएगा दूसरे में। हाँ बेटा बोल। बेटा मैंने नंबरिंग की बात तो की नहीं, मैं कह रहा हूं 2 साइड चेन, एक केस मैंने बनाया अपने दिमाग में, मैं कह रहा हूं मैंने एक दिमाग में केस बनाया ना, एक ऊपर वाला, एक मैं इधर उधर देख ही नहीं रहा, कहां से दे सकते हैं। मैं कह रहा हूं एक ऊपर वाला केस आया, नीचे वाला केस आया, उनमें से किसको प्रायोरिटी मिलेगी? तुमने बोला ऐसा नीचे वाले केस। मैं मारूंगा बहुत। मैं कह रहा हूं कि मैंने इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मेरे दिमाग के अनुसार मैंने 2 चेन बनाई है। एक परमुटेशन जो तुम सोच रहे हो वो हो सकती है, लेकिन समझाने के लिए मैंने बोला ऊपर वाली बात और नीचे वाली बात में से नीचे वाली बात को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ साइड चेन्स क्या है, ज्यादा। अब इस एग्जांपल पे मत आड़ो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। हाँ, फिर अगर दोनों में साइड चेन सेम है तो आप देखते हैं अल्फाबेटिकली पहले कौन है, एक में मिथाइल होगा और एक में इथाइल होगा, तो जो इथाइल है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा दे देते हैं, उसको नंबरिंग ज्यादा देते हैं। आगे का केस है वो, सी
अगला आता है हमारे पास लोएस्ट लोकेंट रूल। इसी को किताबों में ना लोएस्ट सम रूल और लोएस्ट लोकेंट रूल को अलग अलग करके लिखा हुआ है। मैं उससे बहुत ज्यादा जो है वो नहीं रखता, बहुत ध्यान से देखेंगे, दृष्टि समझने की कोशिश कर। थर्ड पॉइंट में मैंने बोला कि नंबर ऑफ साइड चेन जिसके पास ज्यादा है उसकी ज्यादा प्रायोरिटी, अगर नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ से सेम आ रहे हो। ठीक है, इधर आ जाओ। लोएस्ट लोकेंट रूल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सी ये कार्बन है बेटा, ये अगला एक कार्बन है सर, ये अगला एक एक ऐसा कर कुछ बना लो। कितने हो गए बेटा, क्या हो गए? एक यहां बना लो और एक यहां बना लो और एक यहां बना लो। अब मुद्दा ये है कि सर मेन चेन तो सर ये काउंट हो गई सर, है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर, मेन चेन तो ये काउंट हो गई। अब इसके अलावा जो नंबरिंग दोगे वो नंबरिंग कैसे दोगे ये मुद्दा है सर। नंबरिंग देने के दो तरीके, सुनो सुनो, ले मैन की तरह सोचो, बिल्कुल समझो तुम बिल्कुल 10th फेल हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, 10th पास आए हो वैसे तो। यहाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ऐसा सोच लिया आप सोचो गांव के आदमी को आप नेमिंग सिखा रहे हो, उस माइंडसेट के साथ बैठो। क्यों बेटा, ये गेम समझ में आई? 1 से लेके 7 नंबर तक आप लोगों ने दे दिया। अब उसको बोलोगे बेटा जैसे तुमने राइट साइड से दिया लेफ्ट साइड से भी ले आओ, तो यहां से भी ले आते हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, डन है जी। लेफ्ट राइट खेल लिया उसके साथ। अब बोलो उसको कि भाई अब एक चीज देख, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर चेक कर। सर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर यहां से गए तो एक तो दूसरे नंबर पे, इसके बाद गए ये तीसरे नंबर पे, इसके बाद गए तो यहां से आया बेटा जी कौन सा नंबर, छठा नंबर। ठीक है, अब सबको सम कर ले, ऊपर आ जा, ऊपर ऊपर वाली तरफ से आ जा। तो यहां पहला नंबर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, कितना नंबर आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है बेटा, 13। अच्छा छोटा कौन सा है, तो लोएस्ट लोकेंट बोला है ना, इसी लोएस्ट सम बोलते हैं, लोएस्ट सम आए। लेकिन मैं कहता हूं लोएस्ट सम इज नॉट ए गुड मेथड, लोएस्ट सम पे ना जाओ, अब लोकेंट पे जाओ। लोकेंट मतलब पोजीशन। सी 2 पोजीशन से लेफ्ट में आ रहा था, 2 पोजीशन से राइट में आ रहा है, कट गए, नहीं सेपरेट कर पाए। लेकिन अगला यहां से तीसरे पे आ गया और अगला 5वें पे आ रहा है, बस जीत गया ही, क्यों जाऊं मैं आगे? नहीं आई बात समझ में भाई, यहीं एलिमिनेट हो गया ना सर। ऐसा मेथड कहाँ पढ़ा है, याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया था ना CIP रूल, तब डेटा नहीं सिखाया था इस टाइप का कि ऊपर नीचे काट दो, ये काट दो, है ना। तो वैसे अपने माइंडसेट बना लो कि सर लोएस्ट लोकेंट रूल को हम इस तरीके से यूज करेंगे। बोलो गेम समझ में आ रहा है क्या? ये वाला 7 पे आ जाए तो नंबर ऑफ कार्बन 8 हो जाएंगे, फिर तो मेन चेन काउंट करेंगे ना लंबी। बोलो भैया गेम समझ में आ रहा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई किसी बच्चों को। लेकिन अब मानो मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, सुनो सभी, ये रूल समझ में आ गया सर। अब मान लो कहीं कुछ ऐसा केस हो जाए बच्चा, ऐसा केस हो जाए ये कार्बन है, 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 ये कार्बन है। ठीक है बच्चा ध्यान से सुन, यहां तो आ जाए इथाइल और यहां आ जाए मिथाइल। अब बताओ कहां से नंबर दूं? अब यहां से मुद्दा ये उठता है कि सर देखो मेन चेन तो यही होगी हर तरीके से, आप कैसे भी देख लो मेन चेन ये होगी। अब मेन चेन ये तो यहाँ तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी तीसरे पे आ रहा है, कैसे डिसाइड करें? सबसे पहला काम होता है फंक्शनल ग्रुप जहां है उसकी तरफ से मूव करो। फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं इसमें, फिर देखते हैं जी इसके पास किसके पास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। जहां डबल है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल से, डबल ट्रिपल भी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर सब्स्टिट्यूशन कहाँ ज्यादा है, सर सब्स्टिट्यूशन भी सेम है, एक एक आ रहा है। अब फिर इसके बाद देखेंगे आप लोग फाइनली जाके कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ ज्यादा है, सर दोनों में सेम सेम सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। फिर आप फाइनली जाके देखते हो कि सर कौन अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। अल्फाबेटिकली इज द लास्ट स्टेप, लोएस्ट लोकेंट वो सब लगाने के बाद कहीं जाके अल्फाबेटिकली आता है। तो अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग पता लगता है कि सर ये इथाइल और ये कौन है बेटा जी, मिथाइल। तो अकॉर्डिंग टू ABCD, अकॉर्डिंग टू ABCD E कम फर्स्ट देन E, तो इसका मतलब देन M, तो इसका मतलब इसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 वाला इज द राइट ओरिएंटेशन। बोलो गेम समझ में आ रहा है? अरे बोर तो नहीं हो रहे, समझ में आ रहा है ना? यहां जाओ, इन केस ऑफ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट they are prefixed by their respective locant in alphabetical order। क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है? इसकी नंबरिंग बता दे, बस नंबरिंग हो गई, इसका नेम बता दे। अब आप लिखोगे 3 पर कौन बेटा जी, इथाइल, और 4 पर कौन है जी, मिथाइल, और वैसा नाम क्या है इसका, हेग्स।
और सभी बेटा जी सिंगली बॉन्ड है तो हेक्सेन। ये इस भाई का नाम हो गया, ठीक है। याद रहे, अगर भले ही कहीं किसी केस में 4 पे इथाइल आ रहा हो और 3 पे मिथाइल आ रहा हो, लिखा जाएगा ऐसे ही अल्फाबेटिकली। आप नंबर से मत देख लेंगे ये 3 है, ये 4 है, ये पहला है, ये बाद में आया। आपको देखना ई से और एम से लिखते हुए हमेशा अल्फाबेटिका को फॉलो करना है। सीधा और स्पष्ट बात है भाई। पूछो। हेप्टाइल और हेक्साइल कैसे आ जाएंगे? वो तो मेरे रूट वर्ड है ना। हेक्साइल जो तू वर्ड बोल रहा है, तू सब्स्टिट्यूएंट बना रहा है उसको। नहीं आएंगे ना, साइड चेन में क्यों आएंगे? इतनी बड़ी रिंग तो मेन चेन में आ जाएगी ना मॉलिक्यूल की। जैसे ये बोल रहा है हेक्साइल और हेप्टाइल, दोनों को कैसे करेंगे? तो HEX। अब H से नहीं है तो अगले वाले सेपरेट करो, अगला नहीं तो अगले वाले को सेपरेट करो। इस तरीके से IUPAC खेलते हैं, ठीक है ना बेटा जी। गेम समझ में आया कि सभी बच्चों को बताओ। आलिया, आरव, दृष्टि, घूमा जा रहा है बेटा। दृष्टि खूब बढ़िया। माधव, मनिका, मन्नत, वैष्णवी, वेदांश, विशाल, कुणाल, शोभाना, सुहाना, नोट हो गया? अच्छा, रुक जा अभी तू। भाई आप लोगों को नोट नहीं करना क्या? नहीं कर ले यार, नोट कर ले, फिर ये सवाल नहीं होंगे, क्या फायदा। आप कहो तो आगे चल लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। खत्म करूंगा भाई। ओनली 3 डे IUPAC फिनिश। इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म ओनली 4 डेज। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के अंदर खत्म। और GOC, हाँ और क्या। इस फ्राइडे वाले टेस्ट में आप लोगों को जो मैंने सिलेबस दिया है उसमें दिया है कंप्लीट GOC टिल लास्ट क्लास, जब तक हो जाएगी भाई थर्सडे तक, मतलब IUPAC भी। और उसके साथ दिया है केमिकल इक्विलिब्रियम। 2 चीजें दी हैं। नहीं कह रहा है? पढ़ ले यार। चलो कोई बात नहीं। केमिकल इक्विलिब्रियम तैयार हो गया है ठीक से। सर क्या देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में? वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी का एक एक सवाल पढ़ के आना, पहली बात। दूसरा, एनसीईआरटी का एक एक सवाल पढ़ के आना। तीसरा, जेई मेंस के PYQ पढ़ के आना। 3 टास्क करके आना, काम ओके। दोबारा सुन लो। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने 3 बात बताई है आपको। पहला, केमिकल इक्विलिब्रियम की सारी वीडियोस को तसल्लीपूर्वक देख के आना है, नोट्स बनाना है, तसल्लीपूर्वक सवाल करने। सवाल किसके? वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल इक्विलिब्रियम के 100-150 सवाल है, कंप्लीट करो, एक काम। दूसरा, एनसीईआरटी के सारे सवाल कर लो। तीसरा टास्क है आप लोगों का PYQ। PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ो। चलो बेटा आगे। बेटा अगला कॉन्सेप्ट ये रहा आप लोगों के सामने। चले आगे बेटा, बातें नहीं। अगला कॉन्सेप्ट ये रहा आप लोगों के सामने। सी, यहां एक लाइन लिखी हुई है, दो पेरेंट चेन और द लॉन्गेस्ट चेन इज सेलेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये कुछ नहीं कहना चाह रहे, कह रहे मेन चेन को सेलेक्ट करो, बस ये कहना चाह रहे। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में से जो प्रायोरिटी होती है वो किसकी ज्यादा होती है, वो मैं बता देता हूं। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से क्या होती है बेटा जी? ज्यादा होती है। ये कथा आपको लर्न करके रखनी है। लेकिन यस देयर इज एक्सेप्शन। अब वो एक्सेप्शन कहां है वो मैं आपको सिखाता हूं। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी से ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन आते हैं, और वो एक ही केस है एक्सेप्शन का, मैं अभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए। पहले इस सवाल का हम लोग आंसर करके देखते हैं, इसकी नेमिंग बना के देखते हैं। पहली बात,
आप ये सोचिए, आप एक गांव के बच्चे को सिखा रहे हो जिसने आज से पहले कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, अभी जस्ट आके आईपीएससी पढ़ रहा है, ठीक है। अपना माइंडसेट बिल्कुल वैसे ही कर लो, वो तो है ही, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 कार्बन। क्या मेन चेन काउंट करूं? अभी कैसे बताएं, अगली काउंट करो। 1 2 3 4 5, कैसे काउंट कर ले मेन चेन? 6 ही 6 आ रहा है। अगला 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब ये डेटा आपके दिमाग में समझ, इसने बोला है कि अगर वो बच्चा बैठा होता तो ऐसे बिहेव करता, वाह, है ना, वाह नहीं करता, वो कहता जे का है रो है, ठीक है। इधर आ, बस ध्यान से सुनो। अब यहां पे यहाँ की लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है मुझे भाई। अब तो थोड़ा थोड़ा पता नहीं लगता होगा तुम्हें, हम लोग तो पता लग जाता है क्या लैंग्वेज से कि मैं यूपी एक्सेंट रखता हूँ, लगता है तुम्हें पता? नहीं पता लगता, मैं तो नॉर्मली हिंदी बोलता हूँ भाई, लेकिन यूपी में और खतरनाक लैंग्वेज बोली जाती है, तुम सोच नहीं सकते। क्यों बोलूं? मतलब मुझे आती भी नहीं है प्रॉपर, लेकिन ऐसे जैसे उत्तराखंड चले जाओगे तो और हिमाचली और डिफरेंट, मतलब जैसे ऊपर से नीचे आते जाओ मधुरता मिलती चली जाएगी लैंग्वेज में। राजस्थान में उनकी लैंग्वेज अलग है, बम लैंग्वेज। सुनो भाई, अभी फिलहाल के लिए देखो 1 2 3, अरे सुन लो, सुनो, यहां पर हम लोग चलते हैं 1 2 3 4, 4 पे एक सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। पहली बात तो इस रिंग ये बन गई आपकी, मेन चेन डिसाइड हो गई। अब मेन चेन में नंबरिंग बाद में करेंगे, पहले ना सब्स्टिट्यूएंट को लिख लो। सर इसका नाम सर मिथाइल है सर, और इस भाई का नाम क्या हो जाएगा बच्चा? जब सिमर समझ में आ रहा बेटा, समझ में आ रहा है? जब सिमर एक इथाइल हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा बेटा जी? मिथाइल। बहुत ध्यान से देख, अब आपको करना है नंबर देना, नंबर। अब नंबर देने की टेक्निक 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूशन है, और यहां से आते हैं तो 1 2 3 पे ही सब्स्टिट्यूशन है। बताओ जी कौन विजेता रहा? लोएस्ट लोकेंट लग गया, जिसका नंबर पहले वो जीत गया जी। इसका मतलब यहाँ नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 5 या नंबर 6 या नंबर 7, 7 लिखते ही पहले लिखो हेप्ट, और क्योंकि सर सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन लिख दो, लिख दिया जी। अब इसके बाद एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 3 पे मिथाइल है और 4 पे इथाइल है। बताओ आप आइडियली बताओ अल्फाबेटिकली पहले किसको लिखेंगे? सर लिखते हुए, नंबरिंग नहीं, लिखते हुए हमेशा अल्फाबेटिक को फॉलो करना है। तो यहां पर आ जाएगा सर 4 पर इथाइल, 3 पर मिथाइल, और ये बन जाएगा हेप्टेन। है ना आसान, है ना बेसिक, बहुत ही बेसिक है बेटा जी। अगला सवाल आ जाइए भाई, सभी बच्चे देखेंगे। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 या 8 9 10 या 8 9 10, तो मेरे हिसाब से तो यही बनेगी मेन चेन। अब इसके बाद सर ये साइड चेन है, ऑब्वियस है, इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम मिथाइल, और इसका नाम इथाइल। आप इसी स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले मेन चेन काउंट कर लेना है, फिर साइड चेन के नेम दे देने, फिर अल्फाबेट, फिर आपको नंबरिंग दे देनी है। सी यहां से आते हैं फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे ही सब्स्टिट्यूशन है। उधर से आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे, खत्म कहानी यही। आप क्यों दिमाग लगाओगे लोएस्ट लोकेंट अवाल बवाल, यही कहानी खत्म। तो आप सीधा सीधा नंबर किसको दे दोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो कुल मिला के बात है सर, इसका नाम हो जाएगा डेकेन। सर 2 पे बी है और 7 पे एम है और 8 पे ई है, तो सर ऑब्वियस है ना सर, 2 पे क्या आ जाएगा? ब्रोमो, और 8 पे क्या आ जाएगा? इथाइल, और 7 पे क्या आ जाएगा दोस्त? मिथाइल। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये डेटा समझ में आ गया? सर कब डैश लगेगा, कब कॉमा लगेगा, अरे तुम्हें क्या मतलब है इन बातों से? जब एमसीक्यू आएगा तो ये सब माथे में क्यों रखना है एक्स्ट्रा जोर? बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको बिल्कुल यूनिक तरीके से डेटा मैंने सिखा दिया। अगला मैंने बेटा बोला इसकी नंबरिंग बता दे, तो आपने बोला देखो सर ये 1 है सर, ये अच्छा सर मेन चेन तो ये सर, नंबर कहाँ दें? यहाँ 1 पे एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है। भाई साहब डबल बॉन्ड तो तब प्रायोर ज्यादा होगा ना जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड में सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहा होगा। जब नंबर ऑफ, समझ रहे हो ना, प्रायोरिटी अलग आ रही है। यहाँ पहले पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पहले पे कुछ नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो आप इसी को प्रायोरिटी देंगे। इस भाई का नाम क्या हो जाएगा? कोई बच्चा बताए। सर इसका नाम हो जाएगा पेंट। क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंट। अब पेंट पर देखेंगे हम लोग, 1 पर क्या है? आइन,
आइन होता है YNE, और 3 पे क्या है, इन। बेटा पहले अल्फाबेटिकली कौन लिखा जाएगा, ई, ना कि वाई, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा 3 पे कौन, इन, और 1 पे आइन। और आप तो जानते हो कि सर ई के बाद वाई आ गया, सर ई को हटा दो, यस सर नो, तो नाम क्या हो जाएगा सर, इट इज पेंट 3 कॉमा इन 1 आइन। अच्छा एक बात मुझे यहां पर बतानी है आप लोगों को, देखो तथा कथित किताबें, जैसे आप लोगों का MS चौहान ही सही, उन्होंने इस पर क्या लिखा हुआ है, कमेंट बता रहा हूं, लिखा हुआ है डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। मेरी नॉलेज के अनुसार तो अगर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड आ गए तो इस पेंट की जगह लिखना चाहिए था पेंटा। पेंट की जगह क्या लिखना चाहिए था, पेंटा। हेक्स होता तो क्या लिखते, हेक्सा। ब्यूट होता तो क्या लिखते, ब्यूटा। लेकिन किताबों में, अधिकतर किताबों में ऐसी बातें कही गई हैं कि एक जैसे, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो दूसरा भी डबल बॉन्ड हो, अगर एक डबल है और एक ट्रिपल है तो आप ए वर्ड यूज नहीं करेंगे, अगर दोनों ट्रिपल हैं दोनों डबल हैं तो आप यूज कर लो। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, दोबारा सुनो। सेम टाइप हो जाते हैं, दोनों डबल दोनों ट्रिपल, तो आप ए वर्ड यूज कर लो। अगर एक डबल है एक ट्रिपल है और फिर तीसरा भी डबल आ गया, फिर भी ए वर्ड यूज कर लो, क्योंकि एक से ज्यादा मिल गया पाई बॉन्ड, एक से ज्यादा मिल गया आप लोगों को क्या बेटा जी, डबल बॉन्ड। लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है, डबल बॉन्ड से रिलेशन नहीं है, रिलेशन था पाई बॉन्ड से, एक से ज्यादा पाई बॉन्ड होगा तो वहां पर ए वर्ड यूज कर लेते हैं। तो उस केस के अंदर चाहे ये हो चाहे वो हो, दोनों में ए लगा देना चाहिए। अब मैं अपनी बात को सम अप कर रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। आपके स्कूल के टीचर के लिए अगर इस सवाल का आंसर पूछे, आप पेंट बोलना। क्या बोलना, पेंट। आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, आप सोचो IIT बॉम्बे के सेल ने इंटरव्यू रख लिया और उन्होंने पूछ लिया भाई इस सवाल का आंसर, तो पेंटा बोलना, वो खुश हो जाएगा। खुश इसलिए हो जाएगा, ये बच्चा रट के नहीं आए, जानता है कि रिलेशन पाई बॉन्ड से, रिलेशन किससे बेटा जी, पाई बॉन्ड से, ना कि डबल या ट्रिपल से। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप लोग देख लेना, जैसी रही श्रद्धा आप लोगों की, मैंने तो अपने अनुसार बता दिया, इसका नाम पेंट 3 इन 1 आइन है। सर एक बात बताओ, आप कह रहे थे डबल बॉन्ड इज मोर प्रायोर, भाई वो तब जब उधर से भी पहले पे डबल बॉन्ड आ रहा होता और इधर से बेटा जी पहले पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होता, वो तब, और उसमें भी एक्सेप्शन है, वो क्या है वो डिस्कस करेंगे, अब इनको नोट करो। बट सर CBSE के लिए यही कर लेना बेटा, पेंट ही कर लेना। सर ए कब आता है, ए आता है जब एक जैसे डबल आ जाए फिर से डबल आ जाए, या ट्रिपल आ जाए या फिर से ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो फिर ए वर्ड यूज कर। फिर तो डबल ट्रिपल दोनों में हो गया। नहीं समझ में आ रहा, मैं कह रहा हूं इस सवाल का आंसर ना पेंट है। अगर यहाँ एक और ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसका नाम पेंटा हो जाता, या इसको ट्रिपल बॉन्ड को हटा के डबल कर देता तब भी इसका नाम पेंटा हो जाता, ये कह रहा हूं। और का स्टेटमेंट स्टार्टिंग में मेरी यही थी, दोनों सेम। टेस्ट है, क्वेश्चन नंबर लिख रखे हैं टेस्ट के, यहां से बनाया है। आगे बढ़े मयंक। समझ में आ रहा है बेटा, अमन, अमन यादव, आलिया शर्मा, आरव, अमन नेक्स्ट वीक बुलाऊंगा बेटा तुझे, ठीक है। वेदांश, विशाल, कुणाल, शोभान, श्लोक, प्रियांशु, प्राचिता। आगे बढ़े बेटा जी। भाई साहब आगे बढ़ जाएं क्या, बच्चों बातें नहीं। एग्जाम्पल फिर से समझा दूं, सबसे पहले 5 कार्बन दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पहले कार्बन पर सिंगल बॉन्ड है, पहले पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग तो बेटा यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5। अब इन जो होता है वो ENE होता है, आइन जो होता है वो YNE होता है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, E आता है, इसलिए नाम रखा पेंट, क्योंकि प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स तो है नहीं, सारा खेल सफिक्स का है। तो पेंट 3 पे क्या लिखा, इन,
और 1 पे क्या लिखा बेटा, आइन। ई के बाद अगर वाई आ जाए तो ई को हटा देते हैं, सुहाना। ई हट गया तो क्या बचा, 3 इन, 1 पे क्या आ जाएगा, आइन। फिर मैंने बोला कि कुछ किताबों में यही लिखा जाता है, मैक्सिमम किताबों में, लेकिन डेटा ये भी कहता है कि एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हो तो ए लगा लेते हैं, पेंटा कर लेते हैं। टू ब्रोमो कहाँ है, कहाँ, ई के बाद मारो, सफिक्स में थोड़ी हटा, प्रीफिक्स में थोड़ी हटाते हैं, सफिक्स में हटाते हैं लास्ट में, सफिक्स के लिए रूल। अर्थ का अनर्थ जो होता है ना, वो ऐसे ही होता है। हाँ ठीक है विशाल, वो करते तो हैं ऑब्वियसली, जब दे रहे हैं तो कंफ्यूजन तो क्रिएट ही करेंगे, वरना एलिमिनेट कैसे करेंगे। थाली में परोस के थोड़ी दे देंगे, ले भैया मेडिकल, ये ले एंट्रेंस, हो गया, खुश हो जाओ, पेपर बस भर दो, आजा। क्या दिखा रहा है फोन पे, क्या, कब है, है का, ठीक है, चलो इधर आओ। बस बात नहीं, चलिए जी, अब कुछ नेमिंग करके दिखाइए आप मुझे, अब कुछ नेमिंग करके दिखाइए। सबसे पहली बात, इस सवाल को अगर मैं देखता हूं तो आप देखो अपना ना, अब जरूरी नहीं है पेन चला के ही आंसर हो, देखो ये 1, ये 2, ये 3, 3 पे सब्स्टिट्यूशन है, इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 पे पड़ेगा। अब इसको लिखने की क्या जरूरत है, समझ में आ गया ना कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 होने की वजह से सर ये बन गया क्या, हेग्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है एन, और सब्स्टिट्यूशन क्या है बेटा जी, 3 पे कौन है, इथाइल, खत्म। अरे भैया नाम हो गया। अगला आ जाते हैं, यहां देखो ये 1 2 3, अब यहां देखना 1 2, समझ में आ रहा है, मतलब 2 पर ही है, तो ऑब्वियस है डेटा कहां से शुरू होगा, यहां से। 3 पे इथाइल है और 2 पे मिथाइल है, पहले ई आता है या एम आता है, अल्फाबेट ही तुम्हें आते हैं बढ़िया तरीके से अल्फाबेट्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 पे इथाइल और 2 पे मिथाइल, नाम हो जाएगा इसका पेंटेन, हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, यहां आ जाओ, अब देखो जरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2, सब कुछ ऐसे ही आ रहा है क्या, 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो क्या दिक्कत है, फिर बना लेते हैं ऐसा। ठीक है ना दोस्त, अरे इसको ऐसे बना लेते हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मेंशन कर लेते हैं इसको ऐसे, और भी तो ऑप्शन है हमारे पास, सुन ले। अरे मैं बस कलर बदल रहा हूँ भाई, लाइट बहुत आ रहा है। अरे भाई गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अरे गेम समझ में आ रहा है। नहीं, कह रहा है फालतू के काम कर रहे हो। ये क्या नजर आ रहा है भाई, मिथाइल, अरे रुक जाओ यार, ये मिथाइल, ये इथाइल, ये इथाइल, और ये मिथाइल हो जाएगा। नेमिंग क्या हो जाएगा सर, 1 और 2, 2 पे क्या आ रहा है यहां पर, और यहाँ 1 और 2, 2 पे ही मिथाइल, कहीं से दे लो फिर तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, अरुकन समझ में आ रहा है बेटा, डेटा क्या बनेगा बता जरा। सुन ले, 3 पे इथाइल है और 2 पे मिथाइल है, 2 है 4 पे, तो भाई ऑब्वियस बात है ना यार, ई पहले आता है, तो लिखोगे 3,3, सुनो 3,3 डाई मिथाइल, 2 नहीं लिखेंगे पहले, 3,3 डाई इथाइल, 2,2, 2,
2,4 डाई मिथाइल, आगे क्योंकि सर पेंट है तो सर पेंटेन। भैया बातें पल्ले पड़ी। अगला आप बताइए भैया इसको कैसे करें। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म कहानी। तो भैया मेन चेन तो हो गई ये कुछ ऐसी। अब मुद्दा ये उठता है कि नंबरिंग यहां से यहां से, जब साफ पता लग रहा है, देखते पता लग रहा है ये नंबर इधर होगा, यस और नो। क्या खत्म बातें पूछ रहे हो सर, यस और नो। तो अब यहां पर जो डेटा नजर आ रहा है 2 पे मिथाइल है, और सुनो सुनो 4 के 1 पे मिथाइल है, और वैसे ये क्या है बेटा जी, प्रोपाइल। ये साइड चेन की साइड चेन है। जैसे एक्सेप्शन की एक्सेप्शन होती है, ऐसे ही साइड चेन की साइड चेन है। ध्यान से देख, मुझे लिखना कैसे है इसको, ये मिथाइल है और मिथाइल के बाद यहां भी मिथाइल आ रहा है, लेकिन अगर आप प्रोपाइल है तो ऑब्वियस हम लोग पहले किसको दे देंगे, इसको दे देंगे नंबर। तो यहां बोलेंगे सर 2 पे मिथाइल, और फिर लिखेंगे 4 के 1 पे मिथाइल है, और ये खुद में क्या है बेटा जी, प्रोपाइल है। और वैसे पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, ऑक्ट और एन, ऑक्ट। भाई साहब इधर आइए सभी, अगला देखना बेटा। अब देखो जरा भाई, मेन चेन क्या हो जाएगा सर, ये मेन चेन हो गई सर आपकी बेटा जी। लेकिन नंबर कहां से देना पड़ेगा, लोएस्ट लोकेंट यहां फॉलो हो जाएगा। देखो ये 1 ये 2, 2 पे आ रहा है, फिर से 2 पे आ रहा है, और 3 4 5 6 फिर 6 पे आ रहा है। यहां से देखते हैं तो 2 पे तो आ रहा है, 3 4 5 6 6 आ रहा है। तो बताओ कौन जीत गया, यही जीत गया। तो इसलिए इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 कर लोगे नाम। नाम क्या हो जाएगा, 2,6 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, हेप्टेन। हेप्टेन बोल रहा पागल। चलो हेप्टेन समझ में आ गया। अगला आ जाओ, अगला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरा ध्यान से सुनो। अच्छा पहले इसको नोट कर लो, ये शोर जब कम हो जाएगा फिर पढ़ाऊंगा इसको। विश यूज होता है इसमें, इसमें विश यूज होता है। फ्राइडे का टेस्ट, और जाने का भी डर होगा इसमें। जो आ गए हैं वो जा सकते हैं भाई, बच्चे 30 ही लिए जाएंगे, तो आप लोग देख ले अपने अकॉर्डिंगली। बढ़िया तरह पढ़ के आना, सिलेबस भी कम है इस बार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं हटा सकता, 1 सदी हो गया लगभग लगभग बोलते बोलते मुझे, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लेना। नहीं दृष्टि गलत है बेटा। शोभान समझ में आ रहा है बेटा। विशाल कुणाल, चल इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है शोभान, उसको ध्यान से सुनिए बेटा। गुनी का भी से बच्चों, भाई जिन बच्चों को बाहर जाना है पढ़ने के लिए, यूजी के लिए, वो भैया अपना अभी से थोड़ा स्कूल के सर्टिफिकेट वगैरह अरेंज करना शुरू कर दो। आप कहोगे तो आपके एक सीनियर हैं फैजान, वो अभी पार्डी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, आप कहोगे तो उससे एक तुम्हारा जनरल इंटरेक्शन फिक्स कर देंगे, ऑनलाइन उससे कनेक्ट करके आप लोगों का कर देंगे, अगर किसी कोई इंटरेस्टेड है तो। लेकिन उसमें हर किसी को नहीं, जो इंटरेस्टेड है उन्हीं को बुला लेंगे, ठीक है। और भी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर हैं अपने, तो उन सबको कनेक्ट करा देंगे आप लोगों के लिए। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा उसमें भी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये माइक ऑफ करके बोल दूँ तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोल दूँ, बोल दूँ, चलिए मैं बोल देता हूँ, लेकिन आप इसको अपने मन से नहीं लगाओगे बेटा, ठीक है, बस सुनोगे बस। यहाँ सर ने कहा था भाई, मैं देखो देश प्रेमी आदमी हूँ, ऐसे ऐसा मत सोच लेना कि भाई ये जो है देश के खिलाफ बात कर रहा है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। मान लो आज की डेट पे आप 1 करोड़ रुपए कमा लेते हो, आज की डेट पे
किसी भी तरीके से लीगली आपने 1 करोड़ रुपए कहीं से कमा लिया, कोई भी अपने XYZ बिजनेस से, सुन ले, उस पे 35% का सीधा सीधा टैक्स है, जो गवर्नमेंट कहती है ये हमारा बेटा 35 लाख सीधा दे दे, ठीक है, गवर्नमेंट का हो गया ये, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपने बोला 1 करोड़ रुपए कमाया, कुछ तो ले लूं मैं, तुम गए गाड़ी लेने, तुमने बोला यार एक गाड़ी ले लेते हैं 20 लाख रुपए की, तुमने 20 लाख रुपए की गाड़ी ले ली, लेकिन 20 लाख की जब गाड़ी ली थी तो सच्चाई ये थी कि 18% GST तुमने उसमें भी दे दिया। आई बात समझ में? अब केवल गाड़ी में नहीं दिया, तुम कोई फूड आइटम ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो मोटा मोटी कैलकुलेशन ये कहती है, मोटा मोटी कैलकुलेशन ये कहती है कि आपने 1 CR लिया है तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिला के करीब करीब 50 से 60 लाख का टैक्स आपको पहुंचाना है। आपकी जेब में जो पैसा आया वो कितना आया बेटा जी? 40 लाख रुपए। अब इस पे आप खर्चे वर्चे दो भी अपना करना चाहो, फिर अच्छा मानो सुनो ये पैसा तुमने इन्वेस्ट कर दिया, ओ इन्वेस्ट कर लेता हूं, अब 40 लाख का बन गया बेटा जी, मान लेते हैं 40 लाख का पैसा बन गया, जो है 50 लाख बन गया, सुनना ध्यान से, तो ये 1 साल में बन गया, 2 साल में बन गया, जो भी है। अब इसका 10% गवर्नमेंट ले लेगी, 15% अगर 1 ईयर में आपने इन्वेस्ट किया, 1 ईयर का अगर ये गेन है तो 15%, और 1 से ज्यादा है लॉन्ग टर्म है तो 10%। आई बात समझ में? मतलब भाई इसमें से भी ले लेगी तेरे 15%, तो नहीं जो गेन हुआ है भाई 40 तो तेरा दे के आया ना, 40 तो टैक्स उस पे भाई, इस पे भी दोबारा देना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं पता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं बाहर की, जैसे आपने कुछ देखे होंगे लड़के लड़कियां या बाहर अपने पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं और उनका बहुत फेवरेट देश होता है दुबई, 0 टैक्स। अब सोचो जरा 1 करोड़ रुपए उन्होंने कमाया, कोई टैक्स ही नहीं है, गाड़ी ली जो है 20 लाख की थी, वहां जो है 12 लाख की पड़ी उसको, सेम गाड़ी, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। अब यहां से क्या काम करा उसने, 5 साल पैसा कमाया, 5 करोड़ ले आया, फिर कर लेगा थोड़ा बहुत जीवन अपना टाइम पास। आई बात समझ में? तो कुल मिला के बात यह है कि बाहर जाना इज नॉट ए बैड ऑप्शन, ये भी अच्छा ऑप्शन है। और ये तो आज की स्टेट है कि 92-93 लाख रुपए जो है ये 52-55 लाख रुपए ले रही है गवर्नमेंट, आने वाले समय में क्या पता। टैक्स की बात करोगे क्या, पता लग गया तुझे? चलिए बस, आ जाओ, कोई बात नहीं बेटा, ये भी जरूरी है, इंडिया के लिए क्या नहीं करते बच्चे, करो शाबाश, टैक्स दो, इधर आओ, सुनो। अब इस वाले कंपाउंड की हम लोग नेमिंग करने जा रहे हैं बेटा जी, किस कंपाउंड की? इस कंपाउंड की नेमिंग करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखें कि सभी इस कंपाउंड की नेमिंग करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको देखें भाई, कहीं अलग बना लें इसको, कहीं अलग बना लेते हैं इसको, 3 4 5 6 7 8, 8 ही है, इसको इधर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ठीक है ना दोस्त। अब इसका नेमिंग करने हम लोग जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने भाई सभी बच्चे, निश्चित है यार यहाँ 4 पे आ रहा है या 5 पे आ रहा है, तो नंबरिंग तो यहीं से देंगे, सही है सर, पहला काम हो गया। अब दूसरे काम में क्या गड़बड़ हो रही है, यहाँ 4 से 1 पर ही जुड़ा हुआ है कौन बेटा जी, जैसे 1 ये 2, इसका नाम हो गया इथाइल और 1 पे मिथाइल, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 पे क्या जुड़ा हुआ है बेटा जी, मिथाइल। अगर मैं इसकी नेमिंग करने लगूँ तो देखो कितना अटपटा लगेगा, मैं तुम्हारे वाले एंगल से नेमिंग कर रहा हूँ इसकी, 4 के 1 पे मिथाइल है जो कि इथाइल है, फिर दोबारा 4 के 1 पे मिथाइल है जो कि इथाइल है, इस तरीके से। और फिर इसका पूरा, या एक तरीका ये भी कर सकते थे 4 के
1 पे, सुन ले, फिर यहां लिख देते 1 पे या 1,1 डाई मिथाइल, और फिर से इथाइल, और इथाइल भी ऐसे नहीं कि एक इथाइल, फिर से डाई इथाइल। तो जब भी यहां डाई आ गया और दोबारा डाई आ गया तो आप उसको लिखना अवॉइड करते हो। इसके लिए एक टर्म यूज होती है, नाम है इसका बिस। सर ये 3 होते तो ट्रिस, ये 4 होते तो टेट्राकिस, टेट्राकिस, KIS, ठीक है, इट इज टेट्राकिस। इसके बाद हम लोग थे बिस, बिस बोलेंगे सर, बिस किसको बोलेंगे सर, बिस 4, और बिस, बिस आप सीधा बोल दो इसको, एक नाम दे दो बस, अब ऐसे लिखो, 4 पे लिखो ऐसे, 4 बिस, और यहां पर लिखेंगे इसको क्या बेटा जी हम लोग, 1 मिथाइल इथाइल, बस 1 मिथाइल इथाइल बस। और इसके बाद इसका नॉर्मल जो नेम है ऑक्टेन, दोबारा नहीं लिखेंगे इस मॉलिक्यूल को। बिस का मतलब 2, बिस का मतलब 2, ट्रिस का मतलब 3, और टेट्रा किसका मतलब 4। डाई और बिस एक ही बात है, लेकिन बिस कब यूज करते हैं, जब एक मॉलिक्यूल में डाई डाई 2 बार आ जाए, जैसे यहां आ रहे थे डाई और फिर से डाई, तो उसको बोलते हैं ऑड नेमिंग है जी, ये अच्छी नेमिंग नहीं है, इसकी जगह बिस वर्ड यूज कर लो। बोलो गेम समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कह रहा डाई कॉमन ले लिया था। ए भगवान भाई, ये केमिस्ट्री है। बहुत ध्यान से सुनो भाई, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनो। देखो जैसे फिजिक्स है, सुनो ध्यान से, जैसे फिजिक्स है या मैथ्स है, आप एक बार तैरना सीख जाओ, कैसे भी तरीके से स्विमिंग सीख ली, और जब आपको स्विमिंग की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप क्या काम करोगे, आप स्विमिंग कर जाओगे। थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट से मर जाओ अलग बात है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर अंदर है ना, तो आप किनारे पे लग जाओगे। इट इज कॉल्ड फिजिक्स एंड मैथ्स। केमिस्ट्री रोज प्रैक्टिस चाहिए, जैसे जिम करना, एक दिन बंडल उठा डम डम अच्छा तुम उस बंडल की बात कर रहे हो? अबे नोट सुनो, नोटों की जो गड्डी होती है ना, जब 10 गड्डी मिल जाती है आपस में, उसको एक बंडल बोलते हैं नालायको। आ जाओ इधर आओ, बहुत ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से, तुम लोग 502 पे चले गए यार। मैं कुछ और बता रहा था आप लोगों को, सुनो मैं क्या बोल रहा था। जब एक बार एक दिन डंबल उठा लो, उसको छोड़ो, प्रैक्टिस नहीं रखेगी तो फिर दूसरे दिन, मतलब सुनो, 1 महीने बाद उसको करोगे तो प्रॉब्लम होगी दोबारा से। सेम विद केमिस्ट्री। मैं बहुत सीरियस नोट पर एक बात कर रहा हूँ आप लोगों से, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्विक रिवीजन से चीजें चल जाती हैं। केमिस्ट्री भाई मेहनत मांगती है, और मेहनत मांगती है पर धोखा नहीं देती, ये बात भी अच्छी है इसकी। फिजिक्स कितना भी पढ़ ले, जब पेपर में घुमाएगा ना, घुमा ही देगा। आई बात समझ में? मैथ्स कितना भी पढ़ ले, जब पेपर घूमे घुमा ही देगा। लेकिन केमिस्ट्री तू कितना पढ़ के जा, मन से केमिस्ट्री पढ़ के जा, सवाल आएगा और तू सॉल्व करेगा उसको, क्योंकि केमिस्ट्री धोखा नहीं देती, क्योंकि वो लिंक सब्जेक्ट है। मैथ्स फिजिक्स दे देगा, मतलब मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, हम लोग भी वो पेपर दे के निकले हैं तो ऑब्वियस है फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है। यहां आ जाओ, अब इसका अगर मैं नाम लिखता हूं तो नाम बता दो जल्दी से सर। 4 पे क्या था, बिस, 4 बिस, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। सर कहीं हमने इसमें आइसोप्रोपाइल देख लिया तो ठीक है यार, वो कॉमन नेम के साथ मिला के नेमिंग है, वो हो सकता है। बिस 1 मिथाइल इथाइल, और सीधा क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑक्टेन। अगला आ जाओ भाई, अगला आ जाते हैं, ये आ जाएगा 1 2 3, ये 1 2 3 4, तो ये 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, नो डाउट ये इथाइल है। लिखा तो यही पहले जाएगा बेटा, नीचे लिख रखा मैंने इथाइल, राइट? क्या लिखा हुआ है, इथाइल। और यहाँ 4 के 1 पे और 2 पे, तो यहाँ 1,1 डाई, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल आ रहा होगा, तो 4 के 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। और इससे भी पहले जो पिक्चर आनी चाहिए, क्योंकि भाई मिथाइल है, इन सबसे जो पहले पिक्चर आनी चाहिए वो आनी चाहिए 5 पे इथाइल, 5 पे इथाइल, और पूरा नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑक्टेन। क्या डी 2 है क्या? नहीं डी नहीं देखते, हमेशा एम देखते हैं, ये भी सुन लो। डाई ट्राई टेट्रा, इनका अल्फाबेटिक नहीं देखते, क्या देखते हैं, मॉलिक्यूल का।
जैसे इथाइल और मिथाइल ऐसे। मेरे बेटा जी बहुत ध्यान से सुनो, डाइथाइल कैसे आ सकता है? मैं ये कह रहा हूं एक इथाइल ही है तो इसके बाद इसको थोड़ा ना डाइथाइल बोल देंगे, नहीं। कहा 1 2 3, अच्छा 4 पे आ रहा है तो इसको कन्वर्ट करो भाई, इसको 4 लिखो और इसको 5 लिखो। फिर मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। क्या ये डेटा मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो गया भाई? यहां तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? नहीं होना चाहिए। आसानी से ये फंडामेंटल बातें सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हों। एक बार इनको नोट कर लीजिए भाई। कल की क्लास में मैं एल्कीन पढ़ाऊंगा, वैसे आज ही पढ़ाना चाहिए था लेकिन कल की क्लास में आप लोगों को एल्कीन पढ़ाऊंगा और एल्कीन के साथ साथ आपको साइक्लिक नेमिंग सिखाऊंगा बेटा कल की क्लास में, ठीक है। कक्षा में आज इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।